हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे का मैं आंसर राइटिंग किया था, वही चीज़ मुझे हेल्प मिली। एक्चुअली मैं प्री के बाद मैं प्री मेंस दिया था, तो मैं सर्विस में ज्वाइन नहीं किया था तब तक। मैंने दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ता था। मैंने जीएस के लिए थोड़ा बहुत लिया था, उसके बाद मैंने अपनी इंटरव्यू मेंस के लिए मैं पूरा अपने आप से किया था और मैंने ऑप्शन भी खुद से किया हुआ है। ये जीएस के तो सबके कॉमन रिसोर्सेस है। पहला अगर हिस्ट्री की बात करें, पैटर्न पढ़ते हैं और पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर पढ़ा था और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से जीसी लियोंग पढ़ी थी। यार मुझे कभी सीसेट की दिक्कत आई नहीं थी, पर इस बार जब मैं पेपर दे रहा था मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत सारा डिफिकल्ट था। यार ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन बोलते हैं लोग। और हाँ, पूरे साइकिल में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट कभी भी आपको ये नहीं भूलना है कि आपने शुरू क्यों किया है। और बाकी जब उतार चढ़ाव की बात है तो कुछ दिन की है, कुछ दिन की मेहनत है, बाद में अच्छा ही होगा। अगर 2 अटेम्प्ट्स के बाद अगर नहीं हो रहा है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लान बी के बारे में सोचें और उसी के साथ साथ करें। यार सबसे पहले तो अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, वो नहीं आने वाला। यार मैंने तो कोचिंग के मटेरियल्स नहीं पढ़ा था, मैंने मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़े थे। तो मुझे लगता है अगर स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से कर लेते हो तो कोचिंग की बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके अंदर वो वाला स्पिरिट होना चाहिए कि मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं साइनाथ भैया जो अभी अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन भैया फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था एंड आपका ऑप्शनल क्या रहा और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा नाम सायनाथ रामदेनी है, मैं हैदराबाद से आता हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक हासिल की है और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, आईआरएमएस में हूँ। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है, तीसरा इंटरव्यू है और ये मोस्टली है। एंड आपका ऑप्शनल क्या रहा। मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी, तो आप उसके कुछ रिसोर्सेज बताना चाहेंगे बच्चों को जो हेल्पफुल रहे आपकी, मतलब मेनली आपने कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया या कौन कौन से नोट्स को रेफर किया। यार मोस्टली मैंने सबसे पहले एम्बर एंड एम्बर को रेफ़र किया था। उससे मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, क्या पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है या नहीं, रुचि है या नहीं। उसके बाद मैंने पेपर 1 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने पी नाथ की बुक पढ़ी और उसके बाद चैप्टर 11-12 के लिए मैंने कुछ इग्नू के मटेरियल भी पढ़ा था। और पेपर 2 की बात अगर बात करें हम, तो ट्राइबल इंडिया बाय नदीम हुसैन, उसके अलावा ब्रेन ट्री का भी मटेरियल मैंने फॉलो किया था। इन सबको मिला के मैंने अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाया और उसी को बार बार रिवाइज किया। एंड भैया जैसे इसकी आंसर राइटिंग होती है तो इसमें डायग्राम्स इंक्लूड करना जरूरी होता है या फिर किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए, कुछ आप बताना चाहें। डायग्राम बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड है। स्कल के डायग्राम से लेके एप्स का, स्पाइनल कॉर्ड का बहुत कुछ हमको सीखना पड़ता है। डायग्राम्स वही तभी डालना होता है जब क्वेश्चन डिमांड करती हो, और जब क्वेश्चन डिमांड करने के बाद अगर आप डायग्राम को इंक्लूड कर रहे हो तो नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। और दूसरी बात, जब आंसर राइटिंग की बात आती है, हम मेंस के बाद मैंने प्री के बाद मैंने मोस्टली आंसर राइटिंग किया हुआ है। डेडिकेटेड आवर्स मैंने रखे थे, 2 घंटे हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे का मैं आंसर राइटिंग किया था, वही चीज़ मुझे हेल्प मिली है। एंड भैया आपका ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपने जैसा सोचा था वैसा रहा या फिर क्वेश्चन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल आए। मेरा इंटरव्यू डिसेंट था, बीबी स्वाइन सर के बोर्ड था। कुछ क्वेश्चन मेरे डैफ से थे, कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सर्विस में हूँ, रेलवेज़ में हूँ, तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने रेलवेज़ के बारे में पूछा। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू भी आए थे। कुछ ऐसे पूछे थे कि जो सेंटिनलीज ट्राइब है वो सबको जो भी जाते हैं वहाँ पे उनको मार देती है, तो उसके बारे में आप क्या करोगे वहाँ पे डीएम है तो। ऐसे कुछ दिलचस्प सवाल भी थे। वैसे पूरा बोर्ड कॉर्डियल था, और कॉर्डियल के साथ साथ वो मुझे अच्छे से टाइम दे रहे थे मेरे आंसर करने के लिए। डिसेंट था इंटरव्यू। एंड जैसे कि आपने बताया आप ऑलरेडी सर्विस में, तो आपने प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया अपनी सर्विस के साथ और आपका डेली रूटीन क्या रहता था। मैंने एक्चुअली मैं प्री के बाद मैं प्री मेंस दिया था, तो मैं सर्विस में जॉइन नहीं किया था तब तक। तो मेरा मोस्टली तो इसलिए मुझे टाइम का दिक्कत था नहीं। और बाकी अगर हम बात करें मेरे रूटीन का, मैंने दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ता था, और उस 8 से 9 घंटे में मैं 50% में अपने ऑप्शन कर लेता था, और बाकी टाइम मैं जीएस और एसए के लिए प्रॉपर्ली डिवाइड करता था। तो उसके साथ साथ मैं आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करता था, प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, इसलिए शायद मेरा मेंस निकला। एंड आपने इसके लिए कोई कोचिंग की हेल्प ली थी जीएस के लिए या फिर आपने खुद सेल्फ स्टडी की। मैंने जीएस के लिए थोड़ा बहुत लिया था, उसके बाद मैंने अपनी इंटरव्यू मेंस के लिए मैं पूरा अपने आप से किया था और मैंने ऑप्शन भी खुद से किया हुआ है। तो जीएस के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की आप रिसोर्सेज बताना चाहें, इंपॉर्टेंट जो आपने फॉलो की है। ये जीएस के तो सबके कॉमन रिसोर्सेस है। सबसे पहला अगर हिस्ट्री की बात करें, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मैं एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर पढ़ा था, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से जीसी लियोंग पढ़ी थी, और एक और इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम से मुनाल सर की बुक पढ़ा था। एंड भैया जैसा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको सीसेट में कोई दिक्कत आई थी या फिर सीसेट का आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा।
यार मुझे कभी सीसेट की दिक्कत आई नहीं थी, पर इस बार जब मैं पेपर दे रहा था मुझे लग रहा था कि पेपर बहुत सारा डिफ़िकल्ट था और ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और ये शायद नया ट्रेंड है, ये बरकरार रहेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा बच्चों के लिए, तो सीसेट को नेग्लेक्ट ना करें, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज़ करें उसका भी। एंड भैया जैसे कि पता है हमको यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है, तो कभी कभी एस्पिरेंट को खुद पे सेल्फ डाउट आने लगता है, फिर मोटिवेशन की कमी, कभी कभी फाइनेंशियल प्रेशर, तो उस सबको कैसे मैनेज करना चाहिए? यार ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है, मैराथन बोलते हैं लोग। और हाँ, पूरे साइकिल में आपको बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे, बट कभी भी आपको ये नहीं भूलना है कि आपने शुरू क्यों किया है। जब आपकी शुरुआत की व्हाई आपको पता है, तो आप अच्छे से कर लोगे और बाकी जब उतार-चढ़ाव की बात है, तो कुछ दिन की है, कुछ दिन की मेहनत है, बाद में अच्छा ही होगा। बट जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की अगर बात करें, तो मैं एस्पिरेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि पहले 2 अटेम्प्ट्स एक बार अच्छे से दें, पूरा फुल फ़ोकस के साथ दें। अगर 2 अटेम्प्ट्स के बाद अगर नहीं हो रहा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लान बी के बारे में सोचें और उसी के साथ-साथ करें। एंड भैया जो अभी स्टूडेंट्स कॉलेज में सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिनके पास अभी टाइम है 1-2 साल का, तो उनको अपनी कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए पेपर को लेकर? यार सबसे पहले तो अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, वो नहीं आने वाला। और दूसरी बात, पहले एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जानकारी रखो, क्या है प्री, क्या है मेंस, क्या है इंटरव्यू, क्या है। और उसी के साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, वो एक अच्छी स्टार्ट होगी, आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो जब बाद में आप शुरू करोगे पढ़ाई, तो ये होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले पता होंगे और उसके बाद अपनी ये जो स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़ोगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, अच्छा ही काम करने वाला है। एंड जैसा कि आजकल जो कोचिंग से अपना काफ़ी सारा मटेरियल सॉर्ट आउट करके दे देती हैं स्टैंडर्ड बुक से, तो क्या वो उतना सही रहता है? यार मैंने तो कोचिंग के मटेरियल्स नहीं पढ़ा था, मैंने मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़े थे, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। और जो स्टैंडर्ड बुक्स में है वो अच्छे से दिया गया है, हर टॉपिक, हर चीज़। जब अगर मुझे लगता है अगर स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से कर लेते हो, तो कोचिंग की बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद मुझे। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द 2 टू 3 क्वालिटीज एंड एस्पिरेंट मस्ट हैव टू क्रैक यूपीएससी? सबसे पहले नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऐसा नहीं किसी का पहला अटेम्प्ट में निकला, किसी का छठा अटेम्प्ट में निकला, दोनों में फ़र्क नहीं होता है। और दूसरी बात परसिवरेंस की है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने बोला लंबा प्रोसेस है। आपके अंदर वो वाला स्पिरिट होना चाहिए कि मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। और सबसे तीसरी बात ये है कि आप अवेयर रहिए, आपके आसपास में क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेंट रहिए। आपके आसपास में क्या हो रहा है, मैं क्या सीख सकता हूँ उससे, और जो सीखा हूँ मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अगर बाद में सर्विस में भी जाऊँगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके भैया, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।